नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत के आगे झुका पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी टूर का नया शेड्यूल जारी, पीओके का अब एक भी शहर नहीं। खबर में जिक्र होगा कि एलएसी पर सेनाओं के पीछे हटने का काम पूरा, अब चीन के साथ तनाव कम करने पर ध्यान, जयशंकर ने बताया आगे का प्लान। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि अब उड़ेगी चीन की नींद, भारत ने कर ली लेह से पैंगोंग तक सुरंग बनाने की तैयारी। आगे आपको बताएंगे कि जेपी नड्डा का दावा, खुफिया रिपोर्ट में खुलासा, बांग्लादेशियों को शरण दी गई, सोरेन सरकार पर लगाए कई आरोप। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि दुनिया देखेगी भारत का दम, डीआरडीओ ने किया लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत के आगे झुका पाकिस्तान, चैंपियंस ट्रॉफी टूर का नया शेड्यूल जारी, पीओके का अब एक भी शहर इसमें शामिल नहीं। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत के कड़े विरोध पर तुरंत अमल करते हुए पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के प्रदर्शनी दौरे के लिए नए शेड्यूल को जारी किया है। इस नए शेड्यूल में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के किसी भी शहर का शामिल नहीं किया गया है। ट्रॉफी अब खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र के एबटाबाद के अलावा कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में प्रदर्शित की जाएगी। ट्रॉफी सबसे पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में प्रदर्शित की जाएगी। इसके बाद वो देश के अन्य शहरों तक्षशिला और खानपुर, एबटाबाद, मुरी और नाथिया गली की यात्रा करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एलएसी पर सेना के पीछे हटने का काम पूरा, अब चीन के साथ तनाव कम करने पर ध्यान, जयशंकर ने बताया आगे का प्लान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि पूर्व लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ विवाद निपटने के एक हिस्से के तौर पर दोनों ओर की सेनाओं के पीछे हटने का काम पूरा हो गया है और अब आगे ध्यान तनाव कम करने पर होगा। उन्होंने कहा कि अंतिम दौर की सैन्य वापसी के बाद भारत और चीन के बीच संबंधों में कुछ सुधार की उम्मीद करना उचित है, लेकिन ये कहने से संकोच किया कि महज इस कदम से दोनों पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते अपने पुराने स्वरूप में लौट सकते हैं। जयशंकर ने यहाँ एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में कहा कि मैं सेनाओं के पीछे हटने को बस उनके पीछे हटने के रूप में देखता हूँ, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कुछ कम। अगर आप चीन के साथ मौजूदा स्थिति को देखें तो हमारे सामने एक ऐसा मुद्दा रहा है, हमारे सैनिक असहज तौर पर एलएसी के बिल्कुल करीब हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब उड़ेगी चीन की नींद, भारत ने कर ली है लेह से पैंगोंग तक सुरंग बनाने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन सीमा तक आवागमन को सुगम और सुचारू बनाने के लिए केंद्र सरकार सीमावर्ती इलाकों में मूलभूत ढांचों को सुदृढ़ कर रही है। नई सड़कें, पुल और सुरंगों का निर्माण किया गया है। अब चीन सीमा पर स्थित पैंगोंग लेक तक हर मौसम में आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार लेह से पैंगोंग तक सुरंग बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। केला दर्रे के नीचे से बनाई जाने वाली इस 8 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण पर करीब 6000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस सुरंग के बन जाने से लेह से पैंगोंग लेक पहुंचने में बहुत कम समय लगेगा। साथ ही खराब मौसम में भी सीमावर्ती इलाके का संपर्क देश के अन्य भागों से बना रहेगा। ये ट्विन ट्यूब सुरंग लेह से पैंगोंग झील तक सैनिकों और सैन्य साजो सामान की आवाजाही की आसानी नहीं करेगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नड्डा का दावा, खुफिया रिपोर्ट में खुलासा, बांग्लादेशियों को दी गई शरण, सोरेन सरकार पर लगाए कई आरोप। जी हाँ दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर कई आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो ओबीसी के चैंपियन बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि राजीव गांधी फाउंडेशन और राष्ट्रीय सलाहकार समिति में कितने ओबीसी सदस्य हैं। उन्होंने कहा, मुझे इस बात पर गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्री हैं। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ओबीसी, आदिवासियों और एससी को मुख्य धारा में ला रही है। जेपी नड्डा ने बोकारो में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे अभी एक खुफिया रिपोर्ट मिली है। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ मदरसों में पनाह दी जाती है। उनके आधार, मतदाता पहचान पत्र, गैस कनेक्शन और राशन कार्ड की सुविधा दी जाती है और फिर हेमंत सोरेन सरकार उनके लिए ज़मीन सुनिश्चित करती है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड के जल जंगल जमीन को लूटा। यहाँ घुसपैठ बड़े पैमाने पर है। घुसपैठिया आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं और उनकी ज़मीन हड़प रहे हैं। हम ये सुनिश्चित करने के लिए एक कानून लाएंगे कि उनकी संतानों को ज़मीन से वंचित किया जाए। बोकारो के गोमिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा
केवल पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ही घुसपैठ को रोक सकती है। उन्होंने पूरे जेएमएम आरजेडी कांग्रेस को भ्रष्ट नेताओं का कुनबा करार दिया और कहा कि इंडिया ब्लॉक के नेता या तो जेल में हैं या जमानत पर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन जो जमानत पर बाहर हैं फिर से जेल जाएंगे। वो 5000 करोड़ रुपए के खनन घोटाले, 236 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले और कई अन्य घोटालों में लिप्त हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और लोगों में अशांति पैदा की और अब उनके जाने का समय आ गया है। हम यहाँ सरकार बनाएंगे। दोस्तों, ये बयान जेपी नड्डा का था जो हमने आपको बताया। आपको अगर ये ठीक लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दुनिया देखेगी भारत का दम, डीआरडीओ ने किया लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। जी दोस्तों, 16 नवंबर 2024 को डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के तट से दूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अपनी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण भारत के रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित है। और दोस्तों, आपको बता दें, यह परीक्षण भारत की रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ जो देश की उन्नत सैन्य क्षमताओं को और मजबूत करता है। हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए डिजाइन की गई है और ये 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक विभिन्न पेलोड ले जाने में सक्षम है। मिसाइल को विभिन्न रेंज प्रणालियों द्वारा ट्रैक किया गया था और इसके परीक्षण के दौरान प्राप्त डेटा ने सफल टर्मिनल युद्धाभ्यास और उच्च सटीकता से प्रभाव को सिद्ध किया। इसके साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत यह है कि ये 5 मैक यानी 6174 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से यात्रा करती है और इस गति से मिसाइल का पता लगाना और उसे रोकना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार की मिसाइलों का सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूती प्रदान करता है और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के नाम दर्ज हुआ एक और खास उपलब्धि, नाइजीरिया के सर्वोच्च पुरस्कार जी-कॉन से हुए सम्मानित। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी को नाइजीरिया ने अपने पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर यानी कि जी-कॉन से सम्मानित किया है। इससे पहले यह सम्मान सिर्फ महारानी एलिजाबेथ को ही मिला है। इस ऐसे में पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी नेता हैं। ब्रिटेन की महारानी को 1969 में यह पुरस्कार दिया गया था। ये किसी देश की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर में अब बड़े एक्शन की तैयारी। नागपुर पहुंचने के बाद भी अमित शाह ने रद्द कर दी 4 सभाएं, अचानक लौटे दिल्ली। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में अस्थिर हालात के मद्देनजर चुनावी राज्य महाराष्ट्र में अपनी रैलियां रद्द कर दी और वो दिल्ली लौट रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री इस पूर्वोत्तर राज्य में स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक कर सकते हैं। मणिपुर में उग्र भीड़ ने इम्फाल घाटी के विभिन्न जिलों में शनिवार रात भारतीय जनता पार्टी के 3 और विधायकों तथा कांग्रेस के 1 विधायक के आवास में आग लगा दी। साथ ही सुरक्षा बलों ने मुख्यमंत्री आर बीरेंद्र सिंह के पैतृक आवास में घुसने की प्रदर्शनकारियों की कोशिश को नाकाम कर दिया। सूत्रों ने बताया कि शाह को महाराष्ट्र में भाजपा के प्रचार अभियान के तहत कुछ चुनावी रैलियों में भाग लेना था, लेकिन उन्होंने रैलियां रद्द कर दी और वो दिल्ली लौट रहे हैं। उनकी रैलियां रद्द करने के पीछे कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने की 10 साबरमती रिपोर्ट की तारीफ, बोले सच आ रहा है सामने। जी हां दोस्तों, हाल में ही रिलीज हुई विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि सच सबके सामने आ रहा है और आखिरकार फैक्ट्स सामने आ ही जाते हैं। द साबरमती रिपोर्ट पर यहाँ पर पीएम मोदी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से आलोक भट्ट नाम के एक यूजर का एक पोस्ट रिपोस्ट किया है। इस पोस्ट में गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का ट्रेलर भी इस्तेमाल किया गया है। पीएम मोदी ने रिपोस्ट करते हुए लिखा कि ये अच्छी बात है कि ये सच सामने आ रहा है कि वो भी एक ऐसे तरीके से जिससे आम लोग इसे देख सकें। एक फेक नैरेटिव कुछ समय तक ही चलता है, आखिरकार फैक्ट हमेशा सामने आते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चंद्रयान के साथ होने जा रहा था बड़ा हादसा, इसरो ने कर दिया
कमाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 5 साल पहले चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। हालांकि लैंडिंग के वक्त चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था, लेकिन उसका ऑर्बिटर अब भी अंतरिक्ष में मौजूद है। इसरो ने हाल ही में चंद्रयान 2 को लेकर बड़ा कमाल करके दिखाया। दरअसल इसरो ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर और चंद्रमा के ऊपर पाथफाउंडर लूनर ऑर्बिटर के बीच संभावित टक्कर को सफलतापूर्वक टाल दिया। यदि यह हादसा होता तो दोनों ऑर्बिटर को नुकसान हो सकता था, जो कि स्पेस जगत के लिए बड़ा झटका होता, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने करके दिखाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शराबबंदी को लेकर कुछ बड़ा करने जा रही नीतीश सरकार, मंत्री के ऐलान से तस्कर परेशान। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2016 में बिहार में शराबबंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रदेश में शराब के व्यापार पर पूरी तरह से रोक लग गई थी। इतना ही नहीं, शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मद्य निषेध विभाग का गठन करने के साथ ही कठोर कानून भी बनाया गया। लेकिन हाल में ही पिछले दिनों सूबे में जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत के बाद पटना हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, जिसके बाद नीतीश सरकार शराबबंदी को लेकर बड़ा फैसला करने जा रही है। और इस बात का संकेत खुद मद्य निषेध विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने दी है। आपको ये कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लगातार 3 बार सरकार बनाना आम बात नहीं, विदेश मंत्री बोले भारत पर दुनिया की नजरें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि जब पूरी दुनिया में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, ऐसे वक्त में भारत की राजनीतिक स्थिरता पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। जयशंकर ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में लगातार तीसरी बार सत्ता में आना आम बात नहीं है। एक मीडिया संस्था के कार्यक्रम में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बात कही। जयशंकर ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की राजनीतिक स्थिरता को देख रही है, खासकर ऐसे वक्त में जब अधिकतर देश राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। ऐसे वक्त में एक लोकतांत्रिक देश में लगातार तीसरी बार निर्वाचित होना कोई आम बात नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया की नजरें भारत के आर्थिक विकास पर भी है, क्योंकि अन्य देशों को 7 से 8% की विकास दर पाने के काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में व्यापार को लेकर कई बड़ी कंपनियां उत्साहित हैं और देश में भारी निवेश हो रहा है। दोस्तों, आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रिश्तों में तनाव के बीच बांग्लादेश को बिजली पहुंचा रहा भारत, नेपाल के जरिए हुआ ऐतिहासिक समझौता। जी हाँ दोस्तों, भारत ने नेपाल से बांग्लादेश को बिजली पहुंचाने में मदद की है। ये बिजली भारत के ग्रिड के जरिए जाएगी। ये तीनों देशों के बीच पहली बार हुआ है और इससे इस क्षेत्र में ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। नेपाल और बांग्लादेश दोनों ही लंबे समय तक बिजली का व्यापार करना चाहते हैं। भारत ने पिछले महीने ही दोनों देशों के साथ एक समझौता किया था। ये समझौता भारत की ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बिजली सप्लाई करने के लिए किया गया था। भारत सरकार ने इस मौके को ऐतिहासिक बताया है। सरकार का कहना है कि इससे बिजली के क्षेत्र में संपर्क बढ़ेगा। जून 2023 में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के भारत दौरे के समय भारत ने यह घोषणा की थी। भारत ने कहा था कि नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट तक बिजली पहुंचाने में हम मदद करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने ऊर्जा क्षेत्र सहित अधिक से अधिक उप क्षेत्रीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, जिससे सभी हितधारकों के पारस्परिक लाभ के लिए अर्थव्यवस्थाओं के बीच अंतर संबंध बढ़ेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी वादा करते हैं और विदेश निकल जाते हैं, सिर्फ बीजेपी अपनी गारंटी पूरी करती है, झारखंड में बोले अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दावा किया कि पार्टी के नेता राहुल गांधी वादा करने के बाद विदेश भाग जाने में विश्वास रखते हैं, जबकि भाजपा ही अपनी गारंटी पूरी करती है। देवघर जिले के मधुपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान आतंकवादियों ने न केवल भारत पर हमला किया, बल्कि लोगों की हत्या करने के बाद बिरयानी का आनंद भी लिया। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकवादियों का सफाया कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा एक के बाद एक वादे करते हैं, लेकिन वादे करने के बाद वो विदेश भाग जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर पीएम मोदी का वादा पत्थर की लकीर जैसा है, वो जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। भाजपा अपनी गारंटी पूरी करती है और केवल हम ही झारखंड को आकार दे सकते हैं। कांग्रेस, झामुमो और आरजेडी कभी भी राज्य के हित में काम नहीं कर सकते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर एक्शन की तैयारी, दिल्ली एलजी ने पुलिस को दिए अवैध प्रवासियों की पहचान के आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि
राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर अब जल्द ही कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। दिल्ली के उप राज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को राजधानी में अवैध प्रवासियों की पहचान करने को कहा है। एलजी ने इसके लिए पुलिस को 1 महीने तक स्पेशल ड्राइव चलाने का भी निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली में अवैध प्रवासियों की संख्या में इजाफा होने की खबरों का संज्ञान लेकर पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और उनकी पहचान के लिए 1 महीने तक अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। एलजी ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि वो राजधानी में अवैध प्रवासियों की पहचान कर केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर उन पर कार्रवाई करे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एलन मस्क के स्पेसएक्स के साथ इसरो की बड़ी डील मिलकर करेंगे G20 लॉन्चिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ बड़ी डील की है। दोनों मिलकर G20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। अगले सप्ताह स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग हो सकती है। पहली बार है जबकि इसरो और स्पेसएक्स आपसी सहयोग से इस तरह की लॉन्चिंग कर रहा है। बता दें कि ये डील इसलिए भी खास है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क के खास दोस्त हैं। वो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। इसके बाद ही इस डील को भी अंतरिम रूप मिला है। G20 सैटेलाइट 4700 किलो का है और भारत के रॉकेट के लिए इसे ले जाना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में इस लॉन्चिंग के लिए स्पेसएक्स का सहारा लिया जा रहा है। ये लॉन्चिंग अमेरिका कैनावराल में होगी। ये सैटेलाइट आगे 14 साल तक काम करता रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शांति समझौते के बाद विकास की नई लहर का गवाह बन रहा है बोडोलैंड उद्घाटन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 के ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद हिंसा त्यागने और शांति का मार्ग अपनाने के लिए बोडो समुदाय के लोगों की शुक्रवार को सराहना की। उन्होंने कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर के बाद इस क्षेत्र में विकास की नई लहर देखी गई और सरकार पूर्वोत्तर में स्थायी शांति लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दोस्तों, साई इंदिरा गांधी सपोर्ट कॉम्प्लेक्स में 2 दिवसीय पहले बोडोलैंड महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि असम के जो जंगल कभी छिपने की जगह का काम करते थे, आज युवाओं की उच्च महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बन रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ब्रिटेन की ओर बढ़ रहे थे रूसी बम वर्षक विमान और नौसैनिक जहाज, तैनात किए टाइफून जेट्स, बढ़ा तनाव। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच ब्रिटेन ने रूस को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। ब्रिटेन ने शुक्रवार को दावा किया कि उसकी हवाई सीमाओं के पास एक रूसी बम वर्षक विमान नजर आया। इसके बाद ब्रिटेन ने अपने 2 रॉयल एयरफोर्स के टाइफून जेट्स तैनात किए। इसके साथ ही जब रॉयल एयरफोर्स रूसी विमान का पीछा कर रही थी, तब रॉयल नेवी ने इंग्लिश चैनल के पास 2 अलग अलग रूसी नौसैनिक बेड़ों की पहचान की और उन पर नजर रखने के लिए युद्धपोत तैनात किए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लेबनान पर कहर बनकर टूट रहा है इसराइल, हवाई हमले में 12 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत। जी हाँ दोस्तों, इसराइल की ओर से लेबनान में स्वास्थ्य आपातकालीन सुविधा केंद्र पर हवाई हमले में 12 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई है। हमले के वक्त 20 स्वास्थ्य कर्मी यहां मौजूद थे। इजरायली सेना की ओर से अब तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमले को बर्बर कार्रवाई बताया और कहा कि लेबनान के सिविल डिफेंस फोर्स का हिजबुल्लाह से कोई संबंध नहीं है। इससे पहले इजराइल ने सीरिया में दमिश्क और कुदसाया पर हवाई हमले किए, जिसमें 15 लोग मारे गए और 16 अन्य घायल हो गए हैं। दमिश्क के माजेह में मिसाइल हमले में 5 मंजिला इमारत क्षतिग्रस्त हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इसरो और एलन मस्क की कंपनी के बीच मेगा डील, भारत की सबसे एडवांस सैटेलाइट को लॉन्च करेगी स्पेसएक्स। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि ड्रैगन की फायर पावर होगी ध्वस्त, 75 किलोमीटर तक मार करने वाली पिनाका तैयार, अब 120 किलोमीटर रेंज का प्लान। जी दोस्तों, भारतीय सेना को जल्द ही नई लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइलें मिलने वाली हैं। ये मिसाइलें चीन की मिसाइलों का मुकाबला करने में सक्षम होंगी। 4 साल तक चले परीक्षण के बाद अब इन मिसाइलों को मंजूरी दी गई है। गाइडेड पिनाका रॉकेट 75 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार कर सकता है। इसमें एक गाइडेंस किट भी लगी है जो उड़ान के दौरान इसे सही दिशा में ले जाती है। 10 नवंबर को अंतिम परीक्षण सफल करने के बाद अब सेना की सभी तकनीकी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि भारत ने ईरान में चाबहार प्लान से एक तीर से साधे कई शिकार, तालिबानी खुश तो दुश्मनों से घिरे इस भारतीय दोस्त की हुई बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद भी भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर करीबी बढ़ती जा रही है। कुछ महीने पहले ही भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह को लेकर 37
करोड़ डॉलर का समझौता किया था। भारत ने इस पोर्ट के लिए विशाल क्रेनों की भी आपूर्ति कर दी है, जिससे इस पोर्ट का संचालन शुरू हो गया है। इस ईरानी पोर्ट के शुरू होने से भारत के दुश्मन पाकिस्तान को दोहरा झटका लगा है। अब पाकिस्तान की कराची बंदरगाह पर बुरी तरह से निर्भर अफगानिस्तान को बड़ी राहत मिली है। वहीं एक अन्य देश है जो भारत का करीबी दोस्त है और जिसे इस बंदरगाह से बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। इस देश का नाम आर्मेनिया है और ये पाकिस्तान दोस्त अजरबैजान के भीषण हमले के डर में जी रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद पाकिस्तान उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए कराची से व्यापार को बंद करने की धमकी देते थे। यही नहीं, पाकिस्तान ने ज़मीन से चौतरफा घिरे अफगानिस्तान के लिए व्यापार शुल्क भी बढ़ा दिया था। इसे निपटने के लिए तालिबानी भारत की शरण में आ गए और अब आलम यह है कि तालिबान सरकार ईरान के चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट में बड़ा निवेश करने जा रही है। इससे तालिबान की पाकिस्तान पर से निर्भरता काफ़ी कम हो जाएगी। इससे जहां भारत और ईरान दोनों को बड़ा फ़ायदा होगा, वहीं पाकिस्तान को न केवल पैसे से घाटा होगा बल्कि हज़ारों पाकिस्तानियों की नौकरी भी चली जाएगी। तो दोस्तों, एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं भारत ने और अब भारत और ईरान की जो नज़दीकियाँ हैं वो चाबहार पोर्ट को लेकर बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।